अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सज्जाद बाजवा साहब के साथ जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इंटरव्यू की, उसका ये तीसरा हिस्सा है। इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हम बातें करेंगे। पिछले जो हिस्से हैं उसमें जो शुगर कमीशन और FIA की वर्किंग फंक्शनिंग, कौन किस साजिश में शरीक है, इस पर खुलकर बात हुई है। और अब जो बाजवा साहब से मैं इस हिस्से में मैं सवाल करने लगा हूँ। बाजवा साहब, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो भी कैंपेन चल रही है, ये जो भले PDM है, भले उनके ख़िलाफ़ आप भी जो बातें कर रहे हैं, ये सब एक बैनुल-अक़वामी साज़िश है जो इस गवर्नमेंट को ख़राब करना चाहती है, जो पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगा रही है। तो आप फिर कौन सी हुकूमत के साथ आपका ताल्लुक़ है? समी साहब, ये बताएं कि आप ब्लॉक की भी सुनते हैं, जी हम फ़लाँ ब्लॉक में चले गए, फ़लाँ से निकल गए, फ़लाँ हो गया। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किस ब्लॉक से आया है, किस एजेंसी से आया है, किसने आधार दिया आपको? आपको स्टेट बैंक का गवर्नर किसने आधार दिया है? आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसका जो एडवाइज़र के मिनिस्टर के वो किसने आधार दिया है? आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया? देखिए, जहाँ से आप बाहर कुछ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी मुझे अब कश्मीर का इशू है, फिर मैं उस पर भी नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वेबसाइट से हट जाता है मेरा भी इस तरह। देखिए, जिस दिन ये PM साहब सदर ट्रंप को मिल के आए थे, उसके आने से एक हफ्ते के अंदर अंदर मोदी ने कश्मीर ऑपरेशन शुरू कर दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था। नहीं, मैं देखिए, दो चीज़ें, कर्फ्यू लगा दिया था, ये इफेक्ट है कि नहीं है? नहीं, वो तो लगाया, वो तो हमेशा पहली दफ़ा नहीं लगाया, वो तो बार-बार लगाते रहे, कई दफ़ा वहाँ पर लगे। सब कुछ हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें ना। देखिए, मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं उस एंगल से देखूंगा कि ये अमेरिका से वापस आ रहे हैं मुलाकात में, और वापस आते ही मोदी शेर हो गया और उसने जाकर कर्फ्यू लगा दिया। उसके बाद फिर ट्रंप साहब जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। जिस दिन वो इंडिया लैंड करते हैं उस दिन मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है। ठीक है, तो किसी ने तो उनको एश्योरेंस दी ना। आप क्यों नहीं उसका वो करते हैं? मोइज को क्या प्रॉब्लम, उसके कहाँ से आया, क्या नहीं है? नहीं निकाल सर, देखिए सर, आप दो मुख्तलिफ चीजें आप बयान कर रहे हैं। देखिए सर, आप निकाल के देखें। स्टेट बैंक आपने दे दिया, IMF को दे दिया। देखिए, ये सारी एजेंसीज घूमते रहे, भागते फिरे, हवा में तीर मारते रहे। आपने देखिए, पत्तों को पकड़ने से क्या होता है? आपने जड़ दे दी उनको। हर चीज उस स्टेट बैंक, जो फाइनेंशियल आपका क्या है, स्टेट बैंक है ना, माँ है ना सबकी, तो माँ तो आपने उसको दे दी। पीछे क्या रह गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, आपका गला घूंटना तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से करना है ना, वो आपने किसको दे दी? वो कर दी। प्लानिंग कमीशन है ना, वहाँ लॉज कौन बना रहा है, प्लानिंग कौन कर रहा है? देख लें आप, मैं अभी डीप नहीं जाना चाह रहा, करके देखें, चेक करें कौन कर रहा है। देखिए, ये नहीं, देखें, आपकी जो बातें हैं, ये जो जिन शुबहात का, शकूक का आप इज़हार कर रहे हैं, वो ठीक हो सकती हैं, मैं इन पर बात नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर भारत जो मोदी ने जो किया, उससे पहले आने वाले हुक्मरानों ने भी इसी तरह कर्फ्यू लगाए, इसी तरह सब कुछ हुआ। और जब हमें ये इत्तला है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि वो इस हवाले से अपना एक रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, तो इंडिया ने ये फील किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर कोई प्रेशर पड़ जाए, तो उन्होंने उस प्रेशर से बचने के लिए वो काम कर लिया जो BJP का, जो मोदी की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये लिखा हुआ है। उसने इलेक्शन जीता इस बात पे कि मैंने एनेक्स करना है, इसको अपने साथ मिलाना है। वो पहले टर्म में ये नहीं कर सका। इसमें अगर हम ये आप देखें ना, आप अब यू आर इंटाइटल्ड टू योर थॉट्स, आप बात कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब पर सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो इसकी वजह से हुआ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हालात ऐसे थे कि कश्मीर में ये होना था, मोदी ने ये करना था, और शायद जो इमरान खान साहब की डिप्लोमेसी है उसकी वजह से मोदी को ये फिक्र महसूस हुई कि ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, तो उसने वो सारा काम कर लिया। खैर चले, मैं आता हूं इस बात, मैं उस पर सिर्फ आपको कहा कि जी कुछ सीक्वेंस, कुछ इवेंट्स हुए, ठीक है, आप यू हैव अ वैलिड दूसरी बात रीजन। सर, अब मैं, क्योंकि ये हो गया तो मैं जो भी बात करूंगा होगा कि अच्छा यार ये पर्सनल है सर। मुझे अभी
शुरू हो गया है कि भाई मैं कि खान साहब कर क्या रहे हैं, क्या इनकी कोई दुश्मनी है इस मुल्क से? पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो है वो किसने तबाह किया है? मैं बात कर रहा हूँ इस पर, आपका काम है तहकीक करना, मैं छोड़ दूँ आप पे। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स किसने तबाह किया है? पाकिस्तान में तमाम बैंक, तमाम अदारे जो थे, हर स्पोर्ट्स से, नहीं एक क्रिकेट दूसरे, हर स्पोर्ट्स से लोग बच्चों को स्पॉन्सर करते थे। गरीब मुल्क है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उनको तनख्वाह देते थे, नौकरियां देते थे और टीमें बनती थी और उनसे आगे निकलते थे। इस निज़ाम को किसने तबाह किया? कौन इसके ख़िलाफ़ था? क्या इमरान खान नहीं था? तहकीक कीजिएगा। और उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ? आज तो आपकी तमाम स्पोर्ट्स तबाह हो चुकी है। क्रिकेट को भी तबाह किसने किया? सबसे पहले तो ये काउंटी सिस्टम यूके में है, आप वहाँ पले बड़े हैं, सारा यहाँ नहीं है। हर मुल्क की अपनी डायमेंशन है। आपने यहाँ का निज़ाम किया। क्रिकेट में साहब थे तो क्रिकेट में उनके साथ सारे ईमानदार लोग थे, जो जिनका बुकी शुकी से कोई तलक नहीं था। उनकी बड़ी बुज़दार की भी मिसाल देते हैं, वसीम अकरम की भी देती हैं। उनकी क्या मिसालें हैं, उनके वाले साहब को, भाइयों को अगवा किया। सर देखिए ना, बहुत जो वसीम अकरम ने किया या जो क्रिकेटर के और दूसरे लोग कर रहे थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इमरान खान की तो नहीं है। अभी भी मैनेजमेंट में उन्हीं को क्यों आगे ला रहे हैं? अभी वसीम अकरम मैनेजमेंट में तो नहीं है। लेकिन देखें, आप कह रहे हैं कि गेम को तबाह किया। आईपीएल के सारे मैच पाकिस्तान में करवाए, एहसान मानी साहब ने करवाए, वो लेके आए। देखिए, मैं क्रिकेट में मैं दो के मैं नजम सेठी से मेरे कोई इख्तिलाफ होंगे, मैं उनकी सोच से डिफरेंट है, लेकिन मेरे दो ईमानदार थे। सेठी भी ईमानदार था और एयर वाइस मार्शल नूर खान भी था। ठीक है, इस बार वाइस मार्शल को किसने नाकाम किया? और सेठी ने, नजम सेठी को क्रेडिट जाता है जो थोड़ा बहुत ये चला, वरना उसके बाद। ठीक है, बाकी उसकी जो भी है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी आगे आ जाए, ये लोक विरसा की ज़मीन है, उसकी लीज सामने आ गई है। सेठी साहब की ईमानदारी जो है ना, वो सामने एक्सपोज हो गई है। वो वहाँ पर वो ज़मीन भी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा देखिए मैं अच्छा आगे चल दीजिए। आपको फाइनेंशियली आपकी डॉलर डिवैल्यूएशन एक वन चीज़ है जिसको खान साहब ने खुद करवाया, ओपन किया ना, उसमें पैसे पंप नहीं किए। ना सर, दुनिया में कोई ओपन नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। अगर इतना ही ओपन हो तो क्या यूएस की ओपन है, क्या बाकी यूरोप की ओपन है? ऐसे ओपन नहीं होती। स्टेट बैंक के कंट्रोल में होता है चीज़ें। उनकी जो भी नेशनल बैंक होता है ना, मरकजी बैंक होता है, वो इस तरह करता है। उसने पॉलिसी बनानी होती है। क्या ओवरनाइट कभी इतना डिवैल्यू होता है? क्योंकि पहले आर्टिफिशियली था ना, जो रखा हुआ था वो आर्टिफिशियल। सर नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, आपने 70 साल की करप्शन तमाम पॉलिटिशियन की निकाल लें और इस 2 साल की निकाल लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ तो मुझे कहिएगा। सिर्फ ये कर रहे हैं कि पिछले 2 अरब 10 अरब 50 अरब की, ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद मानते हैं ना कि इतनी करप्शन है। उसको एक अकेला इमरान खान, बाकी उसके एडवाइजर भी मैं आपकी बात मानता हूँ जो उसके इर्द गिर्द हैं, कहाँ से लाए लोगों को? मुझे बताइए ना बाजी। अच्छा, पूरे 22 करोड़ में सिर्फ एक वही ईमानदार है, बाकी सारे वाजिद ज़िया बनाया एफआईए का ईमानदार, लेकिन अगर वो शहजाद अकबर के आगे लेट जाए और अबू बकर खुदाबख्श और डॉक्टर रिजवान वहां पर अपनी मनमानियां करें, तो ये कोई प्राइम मिनिस्टर का कसूर तो नहीं है। जब आईजी तब्दील की थी, देखें एक बात मुझे करने दें, कितने आईजी तब्दील हुए पंजाब के? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। कहते हैं जी आप तब्दील क्यों कर रहे हैं? वो तब्दील इसलिए करते हैं कि जिसको लगाते हैं वो लंबा पड़ जाता है, बेईमानी करता है, उसको तब्दील करते हैं, तो फिर बात शुरू हो जाती है। देखिए, शोएब दस्तगीर की इंटेग्रिटी पे कोई बंदा नहीं था। वो था नून लीग का। नहीं, देखिए इंटेग्रिटी क्या सर, नहीं मुझे ये बताएं, डिसिप्लिन फोर्स का बंदा, ये जो इख्तियार कानून में डीआईजी को लगाने का सीपीओ, ये चीफ मिनिस्टर का है, आईजी का है ही नहीं। वो कौन होता है ये एतराज करने वाला? पहली बात देखें, खान साहब खुद थे कि जी नासिर दुरानी को लगाया और मैंने इंटरफेयर नहीं किया, फ्री हैंड दिया। तो क्या हुआ वहाँ पे? नासिर दुरानी को जब फ्री हैंड दिया तो उन्होंने केपी की पुलिस को ठीक किया। उसका इनका नहीं है, ठीक है, नासिर दुरानी को क्रेडिट जाता है। प्रोफेशनल आदमी था, सख्त आदमी था। परवेज खट्टक को भी जो चीफ मिनिस्टर देखिए, जिन्होंने उनको रोका नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास था कि वो जब चाहें आईजी को ट्रांसफर कर सके। बेसिकली आईजी को तो ट्रांसफर करें, गवर्नमेंट कर ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर ले, फेडरल गवर्नमेंट करे, लेकिन नीचे जो स्टाफ है वो आईजी का प्रेरोगेटिव है। ये आईजी का काम है। कानून ऐसा नहीं सर नहीं, देखें
ये तो अभी चेंज हो गया नहीं, अभी नहीं। देखिए, जिस कानून के तहत बुज़दार ने सीसीपीओ लाहौर को चेंज किया था, उमर शेख को लगाया था, वो कानूनी तौर पर इख्तियार आईजी का नहीं था, वो कानूनी तौर पर इख्तियार चीफ मिनिस्टर का था। देखिए, कानूनी तौर पे पहला राइट आईजी का है, अगर आप उसको एनक्रोच कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, तो अब वो एनक्रोच कर ले तो और बात है। देखिए, गवर्नमेंट ने राइट देना है, अगर वो राइट नहीं दे रही तो फिर आप इसका मतलब आप फ्री हैंड नहीं दे रहे। मैं सिर्फ मिसाल दो दी। एविडेंस आ चुका था कि लाहौर में वो जो पहले हमीद साहब थे, वो पीआईसी पे हमला हुआ, उन्होंने क्या किया, उसके बाद जहां पर भी मरियम नवाज को लाया जाता था वो लोग इकट्ठे किए जाते थे, ड्रामा किया जाता था, यानी उन्होंने हर, और फिर उसके बाद जो लाहौर की सारी जो पुलिस थी वो सारी नून लीग की भर्तीशुदा पुलिस थी, छोटे लेवल पर लोग तब्दील नहीं किए गए, और जो इन्फ्लुएंस था नून लीग के एमपीज एमएनएस का वो वैसा ही था। और ये बिल्कुल बात एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि जब तक आप पुलिस के अंदर ऑपरेशन नहीं करेंगे, इनकी हमायत को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पर से कोई वो जो इनकी छाप है वो नहीं ख़त्म होगी। उसको जब ख़त्म करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने जो हड़ताल हुई उससे देखे ना, एक अकेला आईजी इस तरह हड़ताल करवाता है। आप यानी ऑफिस आप मीटिंग्स कर रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स की कि सीसीपीओ को यहाँ पे आपने दाखिल नहीं होने देना। ये मुझे बताइए, ये डिसिप्लिन फोर्स थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, खान साहब 2002 साल में ट्रैक से उतर गए, ये मुखालफिन को ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए। अगर ये सिस्टम को इम्प्रूव करते, अगर ये डिलीवरी की तरफ जाते तो आप मुखालफिन वैसे ख़त्म हो जाते। देखिए, अब एफआई बना रहे हैं ना, एफआई को स्ट्रेंथन करें, एज ए इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करें। इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करेंगे तो जो भी चोर डाकू है वो खुद ही आ जाएगा, खुद ही फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं जी मैं सिर्फ 2-4 लोगों को फिक्स करना है, किसी ना किसी ड्रामे में बना के करना है, तो ना वो फिक्स होंगे और ना सिस्टम आपका बनेगा, बल्कि आपकी बदनामी होगी। देखिए, वो जो था वो वीडियो स्कैंडल था अर्शद वाला, देखिए वीडियो स्कैंडल में एक मुलज़म है, वो साइबर क्राइम का आता है, आप उसको जो एज पर जो एविडेंस है फिट कर दें, ठीक है, आपको राइट बनता है, अदारे की बनता है। लेकिन अगर वाजिद रियाज साहब उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे, आपकी सुबकी नहीं। बशीर मेमन साहब रातों रात उसकी उन्होंने केसेस विथड्रॉ कर लिए सारे, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू में इमरान वो वजीर आजम उसको नवाज शरीफ को पता नहीं क्या बना रहे हैं, वो भी तो देखे ना। देखिए मेरे पास, देखिए मैं आपको थोड़ा सा देखिए, मैं सिर्फ ये जो कह रहा हूँ कि जी आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड करें और उसमें ज़ातियात पे नहीं जाए। अगर एक साइबर क्राइम का केस बन रहा है तो साइबर क्राइम ही रहने दें, उसको दहशतगर्दी ना बनाएं। आप उसको दहशतगर्दी मोस्ट वांटेड में डालेंगे तो क्या वो यूके वाले ये बात ठीक है, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप पंजाब में भी है, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होनी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये भी कर रहा था, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि भाई वो मिल का मालिक उसकी रेपुटेशन चोरों की है, डाकुओं की है। मुझे जब मिला है तो मैंने देखा ना कि एविडेंस क्या आ रही है तो मैं फिक्स करूँगा, नहीं आ रही है मैं बादर ही नहीं करूँगा कि कोई क्या कहेगा। मेरे पास किसी बदनाम बंदे की भी इंक्वायरी दे देंगे ना, तो अगर उस केस में कमिंग बैक टू योर केस जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हम चले हट गए, हम ट्रैक से हट गए। मैं ये चाहता हूं कि जो आपका जो इशू है, आप ये कहते हैं कि आपको जो निकाला गया वो इसलिए निकाला गया कि आप माफिया के खिलाफ जो रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से आपने चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया, वो लोग आपके खिलाफ हो गए, और आप कहते हैं कि वो सारे मिले हुए हैं। इसको कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है? कोई फोरेंसिक हो क्या, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि चंद शख्सियत के मैंने 5 शुगर कमीशन मेंबर थे, 3 मैंने ट्राइका की बात की, 2 ट्राइका है डॉक्टर सलमान जो आईबी हैं, उसको भी आजम खान और ये जो स्टेट बैंक, देखिए आप और शहजाद अकबर। मैं कहता हूँ जी वो उससे तो रिपोर्ट लेती है ना, जिसके खिलाफ लेनी हो, जिसको बनाना हो, जिस तरह सजाद बाजा को फारग करना है तो आईबी से उसको कोई रिपोर्ट बना दो, वो बना दी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर इमरान खान, आजम खान, शहजाद अकबर शुगर इंक्वायरी कमीशन के मेंबर और ये नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद, आप इनके ऑफिस के जो CDRs ले लें, इनके फ़ोन की फोरेंसिक करवा लें। मैं साइबर का इंचार्ज हूँ ना पंजाब का, दे दें। मैंने ये पहले भी कहा है, तो खान साहब अपना फ़ोन दे देना ज़रा फोरेंसिक के लिए। शहजाद अकबर भी अपना फ़ोन अपने अंडर ही ना, इनकी गवर्नमेंट है ना, दे दें अपना वॉलंटियर करने कि ये ले मेरे फ़ोन का फोरेंसिक करा लें। इसी गवर्नमेंट में अपनी गवर्नमेंट है ना, तो दें, उसी वाजिद के पास भेज दें, आगे वो नीचे जो भी है करे।
देखिए FIA में ईमानदार अफसर भी बड़े हैं, ठीक है, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान की हर ल्यूक्रेटिव हर इंपॉर्टेंट इंक्वायरी अबू बकर के पास जानी है? कराची की भी जो है देखिए पेट्रोलियम वाली है। मुझे 2 हफ्ते पहले पता चल गया था कि जी नदीम बाबर की पेट्रोलियम के लोगों जो कंपनी से है बातचीत हो गई है और ये डिसाइड हो गया कि जी आप होल्ड करके रखें। PSO को जो बड़ा गर्क कर दिया उसका, जो उनका अरबों का नुकसान कर दिया, और उसके बाद फ़ायदा किसको हुआ? चंद मार्केटिंग कंपनीज को। तो मुझे पता चल गया कि जी इसने कहा कि एश्योरेंस दिया कि जी 30 से तक हम प्राइस वापस ले आएंगे। और याद है मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, और 15 दिन पहले बताया था, ये भी नहीं मैंने बताया, ठीक है, और इन्होंने 30 की बजाय कुछ 26-27 को इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया था प्राइस को। अभी इंक्वायरी उस कंपनी सारे वहाँ जो स्टोरेज है वो कराची में है, कराची में KDG नहीं है, उसकी भी इंक्वायरी अबू बकर करदाब से जा रही है ताकि अपने कंट्रोल में रहे। जिसको जो करना कर लेंगे, जिसको नहीं करना नहीं करेंगे। हो गया। बड़े संगीन इल्ज़ामात सजाद बाजवा साहब के, और ये बड़ी एक उन्होंने इम्पॉर्टेंट बात कही है कि फोरेंसिक करवा लें हुकूमती काबरीन का, टॉप लोगों का, और अभी तो गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की है। बहरहाल ये हमारा जो अगला हिस्सा है बड़ा वो भी इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू का। उसमें हम जो नवाज शरीफ ख़ानदान और इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे उन पर, उनकी जो तहकीकाती जो टीमें थीं, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, सजाद बाजवा उनमें भी शामिल थे। इनसे वो उन सारे जो मामलात हैं उनका अहवाल भी जानते हैं। थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा कि बाजवा साहब किस तरीके से प्रेशर्स के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और जो हमारा अगला हिस्सा है इंटरव्यू का, वो जब आएगा तो वो सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।